तो तफसील से बताएंगे मेरे सहयोगी मानक गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानक, चलिए अखिलेश, शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। विधानसभा के अंदर मान लीजिए हम खड़े हैं और अगर यहां सारे एमएलए बैठते हैं तो आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अंदर से कैसी दिखाई देगी। सबसे पहले ये देखिए, यहां पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 32 सीटों के साथ। इसके साथ बीजेपी देखिए 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ रही है। पीडीपी नंबर 1 32 सीटें, बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। अच्छा, अब और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कांग्रेस 12 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आएगी और एनसी भी 12 सीटें ही पा रही है, यानी 12-12 कुल 24 हो जाती हैं। अदर्स 6 सीटों के साथ सबसे आखिर में है। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। पीडीपी वहां देखिए नंबर 1 32 सीटें, बीजेपी 25, कांग्रेस 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 12। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी जम्मू कश्मीर में, वो देखिए 24 सीटों के साथ विपक्ष में बैठने की तैयारी में हो सकते हैं। और दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और पीडीपी सत्तारूढ़ पार्टी की बेंच पर आ सकती हैं, लेकिन क्या ये दोनों पार्टियां मिलेंगी, मिलकर सरकार बनाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की असेंबली अंदर से कैसी दिखाई देगी, ये भी जरा देख लीजिए। बीजेपी सरकार बनाने के बेहद करीब है, बेहद करीब। सिर्फ 2-3 एमएलए की उनको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक एमएलए अब चाहिए। 40 हो गया है बीजेपी का आंकड़ा रुझानों के मुताबिक। कुछ नतीजे भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे नंबर पर है 19 सीटों के साथ। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ऐसा लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बनेगी। कांग्रेस 7 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है और झारखंड विकास मोर्चा 6 सीटों के साथ उसके बाद, और अदर्स 9 है। यानी कि ऐसा लगता है कुल मिला के बीजेपी की सरकार आसानी से झारखंड में बन सकती है। सिर्फ एक एमएलए की जरूरत पड़ती भी है तो वो कहीं से भी आ सकता है, अदर्स भी हो सकता है मदद के लिए सामने आ जाए। अखिलेश, शुक्रिया मानक। और जाहिर तौर पर जो तस्वीर नजर आ रही है जम्मू कश्मीर की और झारखंड की, बीजेपी के लिए उत्साहित होने की तमाम बातें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अश्वमेध का जो घोड़ा लेकर चले थे नरेंद्र मोदी साहब, उस पर ब्रेक लगाने का भी काम किया है वहां पर कुछ जो स्थानीय है पार्टियां उन्होंने। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, रमेश खजांची जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी बातें जो अब तक की हैं इन चुनावी नतीजों से, वो भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण यह है, सोनावर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो कि राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो हार गए हैं। एक बड़ा झटका है एनसी के लिए। बीरवा सीट से भी उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। तो क्या अब्दुल्ला परिवार की जो लिगेसी थी उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे उमर अब्दुल्ला? बरहेट से जेएमएम के हेमंत सोरेन जीत गए हैं झारखंड की अगर बात की जाए। अमीर कदल से बीजेपी की हीना भट्ट हार गई है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हीना भट्ट का इस तरीके से हार जाना। अनंतनाग से पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद जीत चुके हैं। झारखंड में मझगांव से पूर्व सीएम मधु कोड़ा हार गया। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई और अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? उसमें संकेत क्या छुपा हुआ है बीजेपी के लिए? नहीं, उसमें देखिए, बीजेपी के लिए संकेत स्पष्ट है। बीजेपी ने ये बड़े महत्वाकांक्षी ढंग से चुनाव लड़ा था, मिशन 44 प्लस एंड ऑल दैट जी। और निश्चित रूप से बीजेपी इस बात से संतुष्ट हो सकती है, इस बात पर प्रसन्न हो सकती है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और ये सब है। लेकिन अंततः सरकार बनना और क्या स्थिति बनती है, ये वोट परसेंटेज एक एकेडमिक बहस का विषय होता है। जी जी। असल में तो बात है नंबर ऑफ सीट्स की, क्योंकि वोट परसेंटेज की बात जब बीजेपी के लोग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि लोकसभा में उनका वोट परसेंटेज केवल 31 है और इसके बावजूद वो सरकार बनाए हुए और पूर्ण बहुमत के साथ बनाए हुए हैं। अब वहां स्थिति ये है, अभी सुबह ही बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि हम तय करेंगे कि हम सरकार कैसे बनाएं और हम तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, इसी शर्त पर सरकार बनेगी। अब स्थिति यह है कि पीडीपी तय करेगी और मुझे लगता है कि पीडीपी अगर अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करेगी, अगर उसको केवल इसी समय की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आगे तक सोचना है, तो मुझे अधिक संभावना इस बात की लगती है कि पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। अच्छा। और पीडीपी, देखिए, पीडीपी का जो मूल कॉन्ट्राडिक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है जी। और कांग्रेस ने जो अलायंस तोड़ा, उस समय लोगों ने आलोचना की कांग्रेस की, और कांग्रेस की सीटें हो सकता है कम होती ज्यादा होती, लेकिन अब लगता है कि अलायंस तोड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हुआ जी। क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो पीडीपी के साथ जा सकती है और अगर पीडीपी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो सरकार बना सकते हैं वो लोग। तो जम्मू कश्मीर में अब जो सिनेरियो मुझे उभरता दिख रहा है वो ये कि सरकार पीडीपी की होगी, कांग्रेस उसमें शामिल हो सकती है या बाहर से समर्थन दे सकती है। अच्छा, ये आपका मेरा अनुमान है यार, तो सरकार जिन्हें बनानी है वो बनाएंगे। ठीक है, रमेश खजांची जी,
बीजेपी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है बीजेपी को यहां झटका क्यों लगा? हालांकि ऐतिहासिक कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन केवल जम्मू क्षेत्र तक सीमित। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि कश्मीर में आप खाता भी नहीं खोल पाते हैं, लद्दाख में सीट नहीं जीत पाते हैं। क्या 370 का जम्मू कश्मीर में जिक्र नहीं करना और आपके तमाम नेताओं का राज्य से, जम्मू कश्मीर से बाहर अल्पसंख्यकों को लेकर विश्व भ्रमण करना, यह बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया? देखिए, इसमें एक एनालिसिस करने की पूरी जरूरत है। जो धारा 370 है उस पे बीजेपी ने एक ड्यूअल स्टैंड लिया। बीजेपी ने ड्यूअल स्टैंड ये लिया कि अपने नेशनल मैनिफेस्टो में रखा है धारा 370 भी और कॉमन सिविल कोड भी, लेकिन जब J&K का मैनिफेस्टो आया तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट उनकी पीडीपी के साथ ही थी चुनाव से पहले। ऑल्दो कोई पैक्ट नहीं था, ऐसे प्री पोल अलायंस नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसलिए उन्होंने वहां ये विवादवक मुद्दा धारा 370 का नहीं रखा एजेंडा में। तो उसका कोई फर्क उनको नहीं पड़ा। उससे उनको गेन ही हुआ कि उनको कश्मीर में उन्होंने बहुत कोशिश की। उनका वोट शेयर कश्मीर में बहुत बड़ा है, 25% हुआ है उनको वोट शेयर। वोट बढ़ा लेकिन सीट में तब्दीली, लेकिन सीट में इट्स नॉट नेसेसरी कि सीट में वोट शेयर कन्वर्ट हो। हाँ। तो उनको आशा थी कि सीट में वोट शेयर कन्वर्ट होगा। वहां पे कश्मीर में धारा 370 एक डबल एज सोर्ड है, जिसका उनको जम्मू में थोड़ा बेनिफिट मिला है, लेकिन कश्मीर में उस स्टैंड के वास्ते वो, अगर उन्होंने धारा 370 का स्टैंड लिया तो उसमें वो पिछड़े रहे। ये बात सही है कि धारा 370 पे उनको डाइल्यूशन नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, धारा 370 पे उनको कायम रहना चाहिए था कि ये उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड है और हर किसी लीडर ने, मोदी से इंक्लूडेड, कि धारा 370 पे हम बातचीत करेंगे जी। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि धारा 370 हटाएंगे, मगर बातचीत करने का ही मतलब ये है कि धारा 370 जो कश्मीर और बाकी इंडिया के बीच एक बना है, दीवार बनी है, इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा ताकि कश्मीर की फुल इंटीग्रेशन नेशन के साथ हो। चलिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, अगर मैं बात करूं, अब उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं, बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्या ये माना जाए कि ये नतीजे इशारा करते हैं कि जो शेख अब्दुल्ला की जो लेगेसी थी उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं? चूंकि आप देखें ना, सोनावर तक से वो हार गए हैं, जो कि श्रीनगर का हार्ट है। देखिए, शेख अब्दुल्ला की जो लेगेसी थी वो केवल अब्दुल्ला की लेगेसी नहीं थी। वो आप याद करें मेहरबानी करके आजादी के दौर को, वो लेगेसी ये थी कि कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत होने के बावजूद उन्होंने तय किया कि हम भारत के साथ विलय करेंगे। शेख अब्दुल्ला की लेगेसी का एक हिस्सा था सेकुलरिज्म, दूसरा हिस्सा था जनता के साथ जबरदस्त कनेक्ट। बिल्कुल, धीरे धीरे वो कनेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस में कम होता चला गया है। तीसरी बात यह है कि जब मैं तो उसी समय पढ़ के चकित रह गया था जब ये उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया था कि कश्मीर की बाढ़ में मेरी सरकार बह गई थी। ये जो नितांत लापरवाह बयान था, ठीक है बहुत बुरी हालत थी, सब था, लेकिन उस बुरी हालत में ही आप काम करके दिखाते हैं कि आप कैसी सरकार है। उमर अब्दुल्ला को मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि किसी तथाकथित परिवारवाद या करप्शन की वजह से सजा नहीं मिली है, क्योंकि करप्शन इस देश में बीजेपी जैसी पार्टियों की कृपा से नॉन इशू में तब्दील हो चुका है, नॉन इशू में तब्दील हो चुका है दुर्भाग्य से। ये इनको सजा मिली है टोटल फेल्योर एज गवर्नमेंट की, मतलब आप सरकार नहीं चला पाए, बिल्कुल नहीं चला पाए, टोटल फेल्योर। और वही मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक स्मार्टनेस दिखाई के वक्त रहते उन लोगों से अलग होगा, हालांकि सरकार में शामिल थे, और उसका फायदा अब उनको मिलेगा जी, कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन आलोचनाओं का केंद्र बनी उनसे कांग्रेस ने अपने आप को चतुराई से बचा लिया जी। तो दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए एक बात हम बीजेपी के बारे में समझे, सवाल केवल सिंपल स्ट्रेटेजिक ड्युअलिटी का नहीं है। बीजेपी धारा 370 को भारत और कश्मीर के बीच में दीवार मानती है। बहुत से लोग उस धारा को कश्मीर और भारत, शेष भारत के बीच में पुल मानते हैं। एक महत्वपूर्ण पोजीशन आपकी है वो, जिसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में ऐसी कंट्राडिक्टरी पोजीशन से ही आगे बात बनती है, संवाद होता है जी। आप इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन को एक मिनट केवल एक चुनाव जीतने के लिए आप यूं उससे पिंड छुड़ा लें, ये कोई राजनीतिक मैच्योरिटी और राजनीतिक कमिटमेंट नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि उमर अब्दुल्ला दूसरी सीट से भी हार गए हैं पुरुषोत्तम जी। चलिए, वो बड़ा झटका है, भगवान भला करे उनका, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं जो बात कह रहा था कि आप, ये कोई बात नहीं होती है ना, आप क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं? आपके लिए केवल सत्ता हासिल करना ये इनके इन प्रकार है।
इसलिए आप नेशनल मैनिफेस्टो में 370 पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसको हटाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, कश्मीर घाटी में जाते ही उस पर चुप्पी साध लेंगे। मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि बीजेपी के या दीगर नेता भी लोगों को क्या नितांत बेवकूफ समझते हैं। ठीक है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को 370 का मुद्दा हो, उनका अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा है, उनका धर्मांतरण का मुद्दा है, इन मुद्दों पर एक साफ पोजीशन लेकर जनता के सामने जाना चाहिए, वरना जो मोहभंग शुरू हुआ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरे साथ जगदीश मुखी इस वक्त जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और पंकज शर्मा भी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश मुखी जी, सवाल आपसे वही जिसका जिक्र अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कर रहे थे। झारखंड में तो आप सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, और जैसे आपने जनता को वहां कंफ्यूज किया, 370 का जिक्र नहीं किया आपने, जनता ने भी आपको कंफ्यूज कर दिया कि सरकार बनाए कि ना बनाए। देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की कॉल के ऊपर, केंद्र सरकार की कॉल के ऊपर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता ने इस बार भारी मतदान किया वहां पर, यह पहली सबसे उपलब्धि है। ये जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां पर चुनाव का हमेशा बाइकाट होता रहा है, जहां पर बहुत मीगर वोटिंग होता रहा है। आज पहली बार इतनी भारी बहुमत वहां पर मतदान हुआ है। मैं उस क्षेत्र की जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25% वोट मिला है। 25% वोट बहुत भारी संख्या होती है। वैली के अंदर हमें पिछली बार 1% वोट मिला था, इस बार हमें सीट बेशक कम मिली हो, काफी भारी समर्थन वहां पर मिला है। सीटें मिली नहीं सर, आप जम्मू कश्मीर में कश्मीर रीजन में और लद्दाख में आप खाता ही नहीं खोल पाए हैं जगदीश मुखी जी, 0। मैं यही कह रहा हूं कि आप खाते की बात कर रहे हैं, मैं वोट की बात कर रहा हूं। जहां में 1% वोट मिला था, आज भारी वोट वहां पर हमें मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो जम्मू कश्मीर के इस चुनाव के अंदर अव्वल नंबर की पार्टी उभर करके आएगी। अभी भी उम्मीद है आपको? दूसरी बात, सर आप बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। मैं आपको आंकड़े बता दूं जगदीश जी, टीवी आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको आंकड़े बता दे रहा हूं कि आपकी पार्टी जो है बीजेपी जम्मू कश्मीर में 25 सीटों पर आ गए और पीडीपी 32 सीटों पर आ गए। ये 7 सीटों का फासला हो चुका है, दूसरे नंबर पर ही अब आप रहेंगे। बहुत बड़ा कोई करिश्मा नहीं होने वाला है जगदीश जी। नहीं तो भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जहां पहले 1% वोट वैली के अंदर मिला था, पिछली बार हम 11 सीट जीते थे और अरसे के पश्चात पहले 3, 4, 5 सीट रहा करती थी। 11 सीट हम पिछली बार पहली बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर जीते थे। अच्छा। आज 11 से बढ़कर आप कहते हैं 25 तक ही सिमट गए हैं हम, यदि तो भी हम 100% से ज्यादा 150% की प्रगति करके आगे बढ़े हैं। अच्छा। मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्हें वोटिंग किया है। ठीक है, उन्होंने धन्यवाद तो आप कीजिए सर, लेकिन एक सवाल है मेरा। जिस प्रकार से उनकी जम्मू कश्मीर की सवाल सुनिए, उन पर सर अब आपको क्या लगता है? ठीक है, उन्होंने धन्यवाद तो आप कीजिए सर, लेकिन एक सवाल है मेरा। जिस प्रकार से उनकी जम्मू कश्मीर की सवाल सुनिए, उन पर सर अब आपको क्या लगता है सरकार आप बनाएंगे जम्मू कश्मीर में? वहां की जनता ने वहां पर मोहर लगाई है। ठीक है, वो सब बातें हो गई सर, चुनावी भाषणों में तमाम बातें। मैं ये पूछ रहा हूं जम्मू कश्मीर के प्रति जो नीति है उसके ऊपर अपनी योजना। ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में है जम्मू कश्मीर में? पीडीपी को समर्थन देंगे? किसको समर्थन देंगे? क्योंकि अब आपकी अगुवाई में तो सरकार बनती नहीं दिख रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जब मैंडेट फ्रैक्चर्ड होगा तो हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम करते हैं। अच्छा। कौन सा कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन जहां काम करेगा, इसका निर्णय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा अभी शाम को बैठेंगे पूरे रिजल्ट फाइनल आने के बाद, चलिए, और वहां पर निर्णय करने के पश्चात हम आपके सामने आकर। बिल्कुल, मेरे साथ रमेश खजांची जी हैं। ये तमाम जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे हैं जगदीश मुखी, उस पर मैं आपसे सर बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं नतीजों के। पंकज शर्मा मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए News 24 पर यह खास कवरेज।